हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 11 का अर्थशास्त्र का मिड टर्म का सैंपल पेपर। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आपका पेपर होगा इस बार किस पैटर्न में आएगा। आपका पेपर बच्चों दो खंड में आएगा, खंड आ और बा में। ठीक है, खंड आ में आपके अर्थशास्त्र की बुक से दी जाएंगी क्वेश्चन, सांख्यिकी की बुक से, एंड खंड बा में आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक से दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल प्लस आपके 20 होंगे। ठीक है, 10 आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है, दोनों बुक से 10-10। इसी बार इस प्रश्न पत्र में आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 अंक के। ठीक है, 60 से 80 शब्दों में आपको आंसर देने होंगे, एंड आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के, 4 जो है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट है आपका खंड आ अर्थशास्त्र की बुक से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें क्या करना है, 2 कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों को पढ़ के सही आंसर बताने हैं। देखिए, सांख्यिकी केवल गुणात्मक तथ्यों से सरोकार रखती है। दूसरा कथन है कि सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य हैं। तो क्या ये दोनों कथन सही है? तो आप क्या लगाएंगे? अगर दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत है, तो ए लगाना है। यदि कथन ए एक सही है, अल गलत है, और 2 सही है तो बा पे लगाएंगे। एंड खंड सा दोनों सही के लिए, एंड खंड दोनों गलत के लिए। इसे बच्चे सेकंड क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, इसमें से गलत कथन को पहचानना है कि इसमें से कौन सा गलत है। फर्स्ट, वर्ग सीमा के 2 सिरे होते हैं। यह ऊंचाई तथा भार सतत चर के उदाहरण हैं। यह चर समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। या किसी वर्ग में शामिल मदों की संख्या को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। थर्ड बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक वर्गीकरण है? इसका है फर्स्ट वर्ग वार्षिक, तिमाही, साप्ताहिक, क्षेत्रफल। इनमें से कौन कौन सा है वो आपको बताना। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या सेकंड एंड थर्ड है, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सांख्यिकी का कार्य नहीं है बताना। ठीक है, कौन सा कार्य जो बच्चों सांख्यिकी का कार्य नहीं है? तथ्यों की तुलना करना, या नीति निर्माण में सहायता करना, या आय सृजन में सहायता करना, या पूर्व अनुमान में सहायता करना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों की ज्यामिति चित्र आरेख में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? दंडारेख, सारणियन, वृत्तीय आरेख, या अंकगणित रेखिक। इनमें से कौन कौन सी चीज इसमें शामिल होती है? तो आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सेकंड एंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सिक्स क्वेश्चन की ऊर्ध्वाधर स्तंभ के शीर्षक क्या कहलाते हैं? शीर्षक, उपशीर्षक, पंक्ति शीर्षक, या दोनों अवसा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों आपको कॉलम ए या कॉलम बी में तथ्यों के असत्य युग्म को पहचाना, कौन सा इसमें गलत है। देखिए, अन्वेक्षण क्या करता है? आंकड़े इकट्ठे करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशित शोध इकट्ठे करता है। ये सुविधा अनुसार प्रतिचयन, यादृच्छिक रेखाएं संख्याएं। एंड सर्वेक्षण क्या होते हैं? भारत की जनगणना। कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट गलत है, सेकंड, थर्ड, या फोर्थ। इसका बच्चों 8 क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित कथन को पढ़ के बताने हैं और कारण को पढ़ना है। क्या कथन का जो कारण दिया है वो सही दिया है, गलत है, वो आपको बताना है। देखिए, देख लेते हैं बच्चों, पहले हम कथन देखते हैं। कथन में लिखा है कि आंकड़े सूचना प्रदान करके समस्या को समझने में मदद करती है। रीजन बोला जा रहा है कि आंकड़े संख्यात्मक तथ्य होते हैं। तो क्या ये इसका रीजन सही है? अगर सही है तो आप आ लगाएंगे, अगर गलत है तो बा लगाएंगे। यदि अभी कथन क्या है, सही है लेकिन कारण गलत है, तो सा, और अदरवाइज आप क्या लगाएंगे? ड लगाएंगे, अगर अभी कथन गलत है और कारण सही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी आपका अभी कथन कारण वाला है। देखिए, इसमें आपको क्या है, एक श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला का माध्य निकाल के दिया हुआ है। तो इन सबका जो माध्य है वो 5 आएगा या नहीं आएगा, पहले आप चेक कर लीजिएगा इसे सॉल्व करके। यदि आ रहा होगा तो ये सही होगा। कारण देखेंगे कि कारण क्या है, अंकगणितीय माध्य है, श्रृंखला के 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। क्या ये कारण गलत सही है या गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसको देख के इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा अंकगणितीय माध्य की विशेषता नहीं है? ठीक है,
कौन सी नहीं है वो बतानी, नहीं वाली। तो इसमें बताया कि इसे ग्राफ की सहायता से दर्शाया नहीं जा सकता, यही श्रृंखला की प्रत्येक मत पर आधारित नहीं होता, या इसकी बीजगणितीय विवेचना किया जा सकती है, या ये चर मूल्यों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट सोचो 11 क्वेश्चन, वर्गीकरण की समावेशी विधि से क्या तात्पर्य है, इसे संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। 12 क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि जनगणना एक प्रतिदर्श विधि में अंतर बताइए। जनगणना और प्रतिदर्श विधि दोनों में क्या अंतर वो आपको बताना है। इसकी चॉइस में दूसरा दिया है कि जो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े होते हैं इन दोनों में क्या अंतर है वो बताइए। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपका क्या करना है, इसका टेबल दे रखी है, इसका अंकगणितीय माध्य कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इसके चॉइस में दूसरा है कि आपको क्या दे रखा है, माध्य दिया हुआ है, इसमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। जो एक फ्रीक्वेंसी गायब कर रखी है उसकी संख्या बतानी है, क्या है माध्य इसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व पर चर्चा कीजिए, सांख्यिकी का क्या महत्व वो बताना है। फिर क्वेश्चन बच्चों आपको एक अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। देखिए अनुच्छेद में दिया गया है कि 5 छात्रों को दैनिक जेब खर्च 50 प्राप्त होता है, यानी है ना, और क्रमश 25, 20, 25, 40, 45 खर्च करते हैं। शेष राशि बचत के रूप में रख लेते हैं। तो खर्च राशि का माध्य आपको 32 दे रखा है आपको। तो क्या करना है, तीसरे क्षेत्र का जो तीसरा छात्र है उसका टोटल खर्चा बताना है कितना है। सेकंड आपको बचत की गई राशि बतानी है, उसका माध्य क्या होगा। थर्ड आपको बताना है कि यदि दैनिक जेब खर्च दोगुना हो और ये माना जाए कि व्यय में अनुपातिक वृद्धि होती है तो बचत की नई राशि का माध्य बताइए। फोर्थ आपको बताना है यदि खर्च की गई राशि के आंकड़ों की प्रत्येक मत को 5 इकाई बढ़ा दें, सबकी 5-5 बढ़ा दें, तो खर्च की गई राशि का नया माध्य जो निकल कर आएगा वो क्या होगा। नेक्स्ट बच्चों 16 है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक परिवार के उपभोग व्यय को वित्तीय चित्र की सहायता से प्रस्तुत करना है, ठीक है। इसका वित्तीय चित्र बनाना है। इसकी जगह दृष्टिपत्र विद्यार्थी से पूछा गया है कि आदर्श सारणी का निर्माण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है बच्चों 17 कि दिए गए आंकड़ों को एक उपविभाजित दंड आरेख आपको तैयार करना है, ठीक है। इसका दंड आरेख हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जितना एंगल आएगा पहले आपको इसका एंगल निकालना पड़ेगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप इसको अरेंज करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS की संक्षिप्त व्याख्या करनी है, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। इसकी जगह पे इसे बच्चों इसका खास क्वेश्चन है कि आयतचित्र दंड आरेख में क्या अंतर है वो बताइए। सेकेंड है बच्चों इसका कि माध्य के ज्ञात करने के लिए इस आवर्ती वक्र का प्रयोग किया जाता है। आवर्ती वक्र की पहचान कीजिए, कौन सा आवर्ती वक्र है और इसकी रचना किस तरीके से की जाती है, उसके चरण आपको लिखने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों खंड बा, इसमें आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 18 क्वेश्चन है कि आपके 2 कथन दे रखे हैं, बताने की सही है गलत है। दुर्लभता चरण की समस्या से संबंधित है, असंबंधित है, ठीक है। इसका चरण की समस्या से कोई संबंध नहीं है दुर्लभता का। कथन 2 में दिया है कि सर्वश्रेष्ठ आगे गए विकल्प की लागत अवसर लागत कहलाती है। तो क्या दोनों सही है, तो आप लगाएंगे ना, मतलब एक सही है दूसरा गलत है तो आ लगाएंगे, यदि एक गलत है दूसरा सही है तो बा, दोनों सही है तो सा, और तीनों सही है तो द। नेक्स्ट है बच्चों बुनियादी शिक्षा पर अधिक मात्रा में खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा पर, इसकी समस्या किस प्रकार की केंद्रीय समस्या है। ये कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए या कब उत्पादन किया जाए, ये किस प्रकार की समस्या आपको बतानी है। नेक्स्ट है बच्चों 20वां है आपका, इसमें आपके कॉलम ए कॉलम बी में जो असत्य है वो बताना है कि जिसका गलत मिलान है। जिससे आर्थिक क्रिया निर्यात हेतु फलों का उत्पादन करती है, गैर आर्थिक क्रिया आयतों का भुगतान करती है। आर्थिक विश्लेषण रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में प्रतिवर्ष से 60,000 नवयुवक नए रोजगार की तलाश में भारत छोड़ रहे हैं। तो कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 21 की आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। संसाधन सीमित है इसलिए, या मानव आवश्यकता असीमित है, ठीक है, या संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग असंभव है, या ब और स दोनों। नेक्स्ट है बच्चों 22वां क्वेश्चन की उपभोक्ता संतुलन की अनिवार्य शर्त क्या है, ठीक है। इन चारों में से कौन सी शर्त है वो बतानी है।
23 क्वेश्चन है कि आपको अभी कथन दिया है कि सामान्य वस्तु के लिए आय में वृद्धि मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर सामान्य वस्तु है तो उसकी अगर आय में वृद्धि करेंगे तो मांग में भी क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाती है। कारण दिया है कि सामान्य वस्तु के संघर्ष में आय तथा मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है इन दोनों में। तो क्या दोनों सही हैं तो ये लगाएंगे, यदि गलत है मतलब इसका सही रीज़न नहीं है तो वह लगाएंगे। ए सही है और आर गलत है तो सा, और यदि ए गलत है आर सही है तो द लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों गलत कथन को पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। वस्तु की कीमत में वृद्धि प्रतिस्थापन वस्तु की मांग में कमी लाता है। निम्न कोटि वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। जीवन रक्षक दवाइयों के लिए मांग की कीमत लोच पूर्णतः लोचदार होती है। यह रुचि एवं प्राथमिकता में अनुकूल परिवर्तन मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है बच्चों 25वां, आपको दो कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों को बताना है कि क्या सही है गलत है। पहले कथन में लिखा है कि अनधिमान वक्र मूल बुन की ओर उन्नतर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है बच्चों, घटती है। दूसरे कथन में बताया गया कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ बचत रेखा का ढलान भी क्या होता है, बढ़ता है। कई दोनों कथन एक सही है दूसरा गलत है, कथन एक गलत है दूसरा सही है, या कथन दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। इसके बच्चों सही समीकरण को पहचानना है आपको। जैसे एम पी बराबर टी पी एन माइनस ये है, या ए पी बराबर टी पी अपॉन में क्यू होता है, या टी पी एम पी इंटू क्यू होता है, या एम पी इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1 होता है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है वो आपको बताना है। इसके बाद बच्चों 27वां क्वेश्चन है कि यदि छठी इकाई पर ए पी का मान 6 है और 7वीं इकाई पर ए पी का मान 8 है तो 7वीं इकाई पर एम पी का मान क्या होगा वो बताइए। 2 होगा, 6 होगा, 14 होगा, 20 होगा। इसके बाद बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये 28 कि मांग में वृद्धि तथा मांग में विस्तार के बीच में आपको अंतर बताना है। इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर बताइए। 29 क्वेश्चन है बच्चों कि संतुलन प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता की क्या प्रतिक्रिया होती है वो बतानी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद बच्चों 30 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत में यदि 20% वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग 5 इकाई कम हो रही है और प्रारंभिक मांग ज्ञात करना है हमें, यदि उसकी मांग की कीमत लो 2.5 है तो। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन दिया बच्चों कि एक वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 6 रुपये प्रति इकाई हो गई लेकिन उस वस्तु की मांगी गई मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तु मांग की कीमत लोच गणना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 31 की एक संख्यात्मक उदाहरण सहित मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए कुल विधि की व्याख्या करनी है। जो कुल व्यय विधि है इसको एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट बच्चों निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है इसका आपको रीजन के साथ बताना है। ठीक है, जैसे क्रेताओं की संख्या में वृद्धि मांग वक्र की दाईं ओर खिसका देती है तो इसका क्या रीजन है, अगर सही है गलत है तो। सेकंड बच्चों 2 अनादिमान वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसके बाद बच्चों 33 क्वेश्चन आता है आपका कि एक उपभोक्ता की आय 2000 है और भी इस आय को 2 वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। वस्तु एक्स की कीमत 50 रुपये इकाई है और वाई की कीमत से दुगनी है। जो वस्तु वाई की कीमत से दुगनी है 50 रुपये, यानी कि इसकी कितनी होगी 25 रुपये होगी। दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट बताना है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर उपभोक्ता का बचत रेखा समीकरण बनाइए। सेकेंड, यदि कुल 1500 रुपये ही खर्च किए जाएं तब वस्तु एक्स तथा वस्तु वाई की मात्रा को ऐसे कोई 2 संयोग बताइए जिन्हें उपभोक्ता प्राप्त करता है। थर्ड बच्चों क्या वे उपभोक्ता की दी गई आय से दोनों वस्तु की मांग 15 इकाई प्राप्त कर सकता है। इसके बाद बच्चों 34 क्वेश्चन है, ये आपको 6 मार्क्स का दिया है। ठीक है, एक संख्यात्मक उदाहरण के साथ आपको परिवर्ती अनुपातों के नियम की व्याख्या करनी है डिटेल से। ठीक है, सेकेंड है बच्चों इसकी जगह पे कि निम्नलिखित के बीच संबंध बताना है। कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच क्या संबंध है और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपको इको का पेपर अर्थशास्त्र का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।